एफबीआर के ऑनलाइन पोर्टल आईरेस के अंदर पिछले 1 डेढ़ साल में आए दिन कोई ना कोई अपडेट हो रही होती है। एफबीआर ने इस साल तमाम किस्म के इनकम टैक्स रिटर्न्स के जो फॉर्म्स हैं उनके अंदर काफ़ी तब्दीलियाँ की हैं और तमाम सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए, बिजनेस इंडिविजुअल्स के लिए, एओपीज़ के लिए, कंपनीज़ के लिए अलग-अलग बिजनेस फॉर्म्स हैं रिटर्न्स के लिए। तो आप इस साल जो अपनी रिटर्न फाइल करेंगे वो एक अपडेटेड फॉर्म के अंदर अपनी रिटर्न फाइल करेंगे, तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ, प्रॉपर वेरिफिकेशन के साथ आपकी ये रिटर्न फाइल होगी। रिटर्न फाइल करने के लिए आपके को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, उसके लिए मेरी एक एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। उसके थ्रू आपने तमाम वो डॉक्यूमेंट्स गैदर कर लेने हैं और अपनी रिटर्न फाइल करने से पहले इंश्योर करना है कि आपके पास वो तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद हों। उसकी बेस पे आप अपनी रिटर्न को फाइल करेंगे। आज हम इस वीडियो में सैलरीड इंडिविजुअल की रिटर्न फाइल करना सीखेंगे। इससे पहले कि हम वीडियो का आगाज़ करें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन दबा दें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं या आप प्राइवेट सेक्टर को सर्व कर रहे हैं, अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी को या एओपी को या इंडिविजुअल बिजनेस को, सोल ट्रेडर्स को सर्व कर रहे हैं, तो आपकी सैलरी के ऊपर सालाना एक पोर्शन टैक्स का डिडक्ट होता है और वो एफबीआर को जमा किया जाता है। या आपकी टैक्सेबल सैलरी है और उसके ऊपर टैक्स डिडक्ट नहीं हो रहा, या आप टैक्सेबल सैलरी के स्लैब में फॉल नहीं करते और आप अपनी रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, तो उस रिटर्न को कैसे फाइल किया जाएगा, तो इस वीडियो में हम सीखेंगे। सबसे पहले आपके पास आपके आईआरएस के क्रेडेंशियल होने ज़रूरी हैं, जिसमें आपका सीएनआईसी और रजिस्ट्रेशन के वक्त एफबीआर ने आपको एक पासवर्ड दिया होगा, वो पासवर्ड आपके पास होना ज़रूरी है। उसके थ्रू आप एफबीआर के ऑनलाइन आईआरएस पोर्टल में लॉगिन करेंगे। अगर आप रजिस्टर नहीं है तो आप ख़ुद को रजिस्टर करें सबसे पहले रिटर्न फाइल करने के लिए। और अगर आप रजिस्टर हैं और आपका क्रेडेंशियल आपको मालूम नहीं है या आप उसको भूल चुके हैं, तो आप फॉरगेट पासवर्ड के थ्रू उसको रिकवर कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक वीडियो भी अपने चैनल पे शेयर की हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके थ्रू आप अपना पासवर्ड रीसेट करके अपनी रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। आपको आईआरएस में लॉगिन करना है। सबसे पहले आपने अपने क्रेडेंशियल के थ्रू एफबीआर में लॉगिन होना है, तो इस तरह का कुछ डिस्प्ले आपके सामने आ रहा होगा, जिसमें आपको डिफरेंट तरह की टैब्स नज़र आ रही होंगी। रजिस्ट्रेशन के बाद डिक्लेरेशन भी नज़र आ रहा होगा। डिक्लेरेशन के थ्रू भी आप अपनी रिटर्न को फाइल कर सकते हैं, बट एफबीआर ने इस साल एक नया फॉर्म इंडिविजुअल रिटर्न के लिए लॉन्च किया है, उसके थ्रू हम अपनी रिटर्न को फाइल करेंगे। आपने सबसे पहले डिस्प्लेड फॉर्म के ऊपर आ जाना है, उसके ऊपर क्लिक करना है। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले 2 ऑप्शन दे रहा होगा कि आपकी लैंग्वेज आप कौन सी रखना चाहते हैं। अगर आप उर्दू के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप उर्दू को एज इट इज़ रहने देंगे और यहाँ पर अपनी जो वो पूछ रहा है सवालात, क्या आप अपने माली साल 2025 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2025 के दौरान पाकिस्तान में टैक्स रेजिडेंट थे, तो आपने इसको उर्दू में जवाब देना है। बट आई प्रेफर के मैं इंग्लिश के थ्रू जाऊँगा, इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू, ताकि मेरी रिटर्न मेरे लिए फिजिबल हो और इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। मैं इंग्लिश को सिलेक्ट करता हूँ और उर्दू लैंग्वेज को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप उर्दू में कंफर्टेबल हैं तो आप उर्दू के थ्रू अपनी रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। तो वही क्वेश्चन यहाँ भी कर रहा है, वर यू अ रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग द टैक्स ईयर। आप 2025 में पाकिस्तान में ही थे, बिजनेस कर रहे थे या सैलरी ले रहे थे, तो आपने यहाँ से यस करना है तो और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। वो अब आपसे पूछ रहा है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या था पाकिस्तान में रहते हुए, तो आपका सैलरी सोर्स ऑफ इनकम था। और आपके इसके अलावा अगर कोई सोर्स ऑफ इनकम है तो आपने वो सोर्स ऑफ इनकम भी यहाँ पे डिक्लेयर करना है, उसको भी चेक करना है, ताकि आपकी प्रॉपर विद सैलरी प्लस बिजनेस इनकम डिक्लेरेशन हो सके। डिड यू रिसीव इनकम फ्रॉम एनी अदर सोर्स ड्यूरिंग द टैक्स ईयर इन एडिशन टू द इनकम ऑप्शन सिलेक्टेड अबव। वो आपसे पूछ रहा है जो आपने ऑप्शन सेलेक्ट किए, इनके अलावा आपका कोई और सोर्स ऑफ इनकम था, तो आपने इसको नो करना है।
तो अगर आप सिर्फ सैलरी विड्रॉ करें तो आप इसको नो करेंगे, अदरवाइज़ आप यस करके अपना नया बिज़नेस सेलेक्ट करेंगे कि मेरी बिज़नेस से भी इनकम थी, और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। मेरी सैलरी की रिटर्न है तो मैं सैलरी सेलेक्ट करूँगा और नेक्स्ट करूँगा। अब इसके अंदर मुझसे डिफरेंट क्वेश्चंस और पूछ रहा है वो। यहाँ पे आपके एम्प्लॉयर की डिटेल मांग रहा है कि आप एम्प्लॉयर का एनटीएन नंबर दे दें। तो आपने एम्प्लॉयर का एनटीएन नंबर आपको नहीं पता तो आप यहाँ पे आई कांट फाइंड माई एम्प्लॉयर करना है और एम्प्लॉयर का नाम यहाँ पे लिखना है। एम्प्लॉयर का नाम मैं कुछ भी लिख देता हूँ, ABC। जो आपके एम्प्लॉयर का नाम होगा आपने वो लिखना है। आपकी ग्रॉस सैलरी जो भी है 6 लाख है, 12 लाख है, मैं अपनी सैलरी 12 लाख लिखता हूँ, ठीक है। और इसके थ्रू मैं अपनी रिटर्न को फाइल करता हूँ। कितना टैक्स डिडक्ट हुआ वो मुझे आइडिया नहीं है, जब मैं अपने डॉक्यूमेंट्स में देखूँगा तो वो मुझे आपके जो सैलरी डिडक्शन सर्टिफिकेट आपके एम्प्लॉयर से आपको मिला होगा उसके ऊपर ये मेंशन होगा कि आपका कितना टैक्स कटा है, ठीक है। और वो आपने वो टैक्स यहाँ पे मेंशन करना है और यहाँ पे आके आपने यस करना है और कंटिन्यू करना है। यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है कि आपका कोई और बिजनेस था इसके अलावा, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करना है। एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करने के बाद आप देखेंगे कि इस तरह का फॉर्म ओपन हो जाता है। इसमें आपकी सैलरी की डिटेल वो आपसे पूछ रहा होगा कि सैलरी कितनी थी। मैंने 12 लाख अपनी सैलरी मेंशन की, यहाँ पे आपने 12 लाख मेंशन करना है और कैलकुलेट के बटन पे आपने प्रेस करना है तो आपकी सैलरी कैलकुलेट हो जाएगी। और जब आपने ये इंटर कर लिया तो आपने एडजस्टेबल टैक्सेस में जाना है। अपने डॉक्यूमेंट्स के थ्रू आपने एडजस्टेबल टैक्सेस देखने हैं कि आपका टैक्स ड्यूरिंग द ईयर कितना कटा, ठीक है। और उस टैक्स के ऊपर उसका टैक्स एक्चुअली था क्या, और आपकी सिम्स के ऊपर कितना टैक्स कट रहा है, आपकी सैलरी के ऊपर कितना टैक्स कट रहा है, वो सारा आपने यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। अब आपने कंपटीशन में आके देखना है कि आपकी टैक्स लाइबिलिटी बन रही है या टैक्स रिफंडेबल बन रहा है। तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि 26,000 रुपये टैक्स पेएबल बन रहा है। यहाँ पे टैक्स पेएबल इसलिए बन रहा है क्योंकि मैंने अपना सैलरी का टैक्स यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया। अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपके सैलरी का टैक्स आपको टैक्स सर्टिफिकेट फॉर्म किया हुआ है तो आप एडजस्टेबल टैक्सेस में सेक्शन 149 के अंडर आके यहाँ पे अपना टैक्स लिखेंगे कि मेरे 12 लाख के ऊपर कितना टैक्स कटा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको 50,000 लिख देता हूँ और कैलकुलेट का बटन प्रेस करूँगा तो मैं कंपटीशन में अगेन आऊँगा तो मुझे यहाँ पे नज़र आ जाएगा कि मेरा टैक्स 23,000 रिफंडेबल बन रहा है, ठीक है। ये हो गई आपकी इनकम जो आप रिसीव कर रहे हैं वाया सैलरी, उसकी कैसे वर्किंग होगी और कैसे आपके पास वो चीज़ आ रही होगी। टैक्स आपका पेएबल कितना आ रहा होगा, सैलरी कितनी आ रही होगी, वो आप यहाँ से देख भी सकते हैं। वो आपको बता रहा है कि आपकी जो सैलरी है वो 12 लाख की आ रही है, ठीक है। आपकी टोटल इनकम जो है सैलरी की वो 12 लाख आ रही है, उसके ऊपर 30,000 रुपये टैक्स पेएबल था और 50,000 मैंने पे किया हुआ था, कुछ मेरे और भी टैक्सेस पेड थे। इसकी वजह से मेरा ये जो टैक्स है ये रिफंडेबल में आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा आपको और भी कोई, अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर कोई प्रॉपर्टी परचेज़ की है या आपका कोई और भी एडजस्टेबल या फाइनल टैक्स है, उसकी डिक्लेरेशन भी आपने अपनी रिटर्न में करनी है। आपने सोर्स ऑफ इनकम जब अपना डिक्लेयर कर दिया तो उसके बाद आपने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट की डिक्लेरेशन करनी होती है। आपने वेल्थ स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 116 के अंडर अपनी तमाम डिटेल्स को एंटर करना होता है। आपने अपनी इनकम की डिटेल जब सारी डिक्लेरेशन में इंटर कर दी तो आपने अपने पर्सनल एक्सपेंसेस की डिटेल यहाँ पे इंटर करनी है। आपका ड्यूरिंग द ईयर पूरे 12 महीनों में कितना रेंट था, आपने कितने टैक्सेस दिए, कितना सेस पे किया, रेट्स दिए, और इसके अलावा आपकी व्हीकल मेंटेनेंस का खर्चा क्या था, ट्रैवलिंग कितनी थी, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपके पास आता होगा जो डॉक्यूमेंट्स की डिटेल में है, और वाटर, गैस, टेलीफोन, ये चीज़ें वो हैं जो आपकी रोज़मर्रा यूज़ की हैं और इनकी डिटेल आपने यहाँ पे एंटर करनी है, ठीक है। मेडिकल एक्सपेंस कितना था, अगर आपके बच्चे हैं उनका एजुकेशनल एक्सपेंस कितना है, या आप खुद स्टडी कर रहे हैं और मैरिड नहीं है तो आपका एजुकेशनल एक्सपेंस कितना है, और क्लब की फ़ीस, फंक्शन या गैदरिंग की, अगर आपकी कोई फंक्शन हुआ, गैदर हुए, या आप किसी शादी वगैरह, वलीमा, जो भी आप, अगर आपको एक्सपेंसेस याद है तो आप एंटर कर सकते हैं।
ये नेसेसरी नहीं है कि आप तमाम चीज़ों को याद रख के एंटर करें, लेकिन आपको ये चीज़ें यहाँ पे अपने एक्सपेंसेस को मस्ट डिक्लेयर करना है। ड्यूरिंग द ईयर आपने कितनी ज़कात पे की, अगर आपकी ज़कात आपने अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस को दी हुई है तो वो ज़कात आपकी जो टैक्स लायबिलिटी को वो भी कम करती है। वैसे अगर आपने ऐसे ही ज़कात दी है तो यहाँ पे आपने पंच करनी है, और अगर आपने अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को दी है वो भी आपने इंटर यहाँ भी करनी है, और उसकी डिक्लेरेशन आपकी इनकम्स के अंदर भी होती है, जो आपकी जो टैक्स की लायबिलिटी है उसको कम करती है। आप अगर आप दो फैमिली मेम्बर मिलके एक घर का गुजारा कर रहे हैं या घर का निज़ाम चला रहे हैं, तो आपके फैमिली मेम्बर से जो आपको कंट्रीब्यूशन आ रहा होता है तो आपने उसकी एंट्री भी यहाँ पे कितनी है कि ये इतने पैसे आपको एज ए कंट्रीब्यूशन आए जो आपने एक्सपेंस आउट किया। आपके पर्सनल डिटेल के अंदर आपकी एग्रीकल्चर इनकम कितनी थी, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी कितनी है, अगर है तो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। कमर्शियल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इनहेरिटेड है, परचेज्ड है, ट्रांसफर्ड है, वो आपने यहाँ लिखनी है। बिजनेस कैपिटल आपका नहीं होगा, आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं। इक्विपमेंट भी आपके पास हैं तो आप वो एंटर कर सकते हैं। नॉन बिजनेस एनिमल आपके नॉन बिजनेस हैं, जो घर की इस्तेमाल की चीज़ें हैं, इस्तेमाल के जानवर हैं, तो उनकी वैल्यू आप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर आपका कोई बैंक अकाउंट है उसकी डिटेल आपने यहाँ पे एंटर करनी है, और अगर आपका कोई डेट या एडवांस किसी को दिया हुआ है, किसी से पैसे लेने हैं, तो आप वो भी इंटर कर सकते हैं। अगर आपकी कोई पर्सनल गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, उसकी डिटेल आपने यहाँ पे एंटर करनी है। प्रीशियस आइटम जो आपके कीमती अशिया हैं उनकी डिटेल आपने यहाँ पे एंटर करनी है। एफबीआर ने एक और अपडेट किया है कि अगर आप के पास बैंक अकाउंट है तो उसका IBAN आपने यहाँ पे डिक्लेयर मस्ट करना है। उस IBAN के साथ आपको अपने अकाउंट की डिटेल यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी है। और इसके अलावा एसेट, अगर आपके पास घर में कोई हाउस होल्ड इफेक्ट है उनकी डिटेल, पर्सनल आइटम की डिटेल, कैश में हैंड कितना था 30 जून पे आपका, एनी अदर एसेट आपका, यहाँ पे आपने डिटेल उसकी प्रॉपर मेंशन करनी है। एसेट हेल्ड फॉर अदर नेम, अगर कोई किसी और नाम से आपका एसेट है, ये भी न्यू अमेंडमेंट है इस साल में, तो वो भी आपने यहाँ पे डिक्लेयर करनी है। अगर आप बैरून मुल्क आपकी कोई प्रॉपर्टी है उसकी डिटेल, कैपिटल और वोटिंग राइट्स इन फॉरेन कंपनी अगर आपके पास हैं तो वो आप डिटेल लिख सकते हैं। अगर आपके किसी ने पैसे देने हैं तो आपने रिसीवेबल में मेंशन करना है, अगर आपने किसी के देने हैं तो आपने उसको पेएबल में मेंशन करना है। अगर आपने किसी से लोन लिया है या आपकी कोई लायबिलिटीज़ हैं वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। इसको मेंशन करने के बाद आप कैलकुलेट और रिकंसाइल के ऑप्शन में जाएंगे, ताकि आपकी जो आपने एक्सपेंसेस और इनकम इंटर किए हैं वो तमाम यहाँ पे डिक्लेयर हो जाए। रिकन्सिलेशन में जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे आपके पिछले सालों के बैलेंसेस भी नज़र आ रहे होंगे, और अगर आप पिछली रिटर्न फाइल कर चुके हैं, अगर फाइल नहीं कर चुके तो आपको ओपनिंग बैलेंस का पता होना चाहिए जो आपने यहाँ पे इंटर करना है। इसके अलावा आपका इनकम डिक्लेयर्ड एज नॉर्मल इनकम टैक्स, जो आपकी अभी सब्जेक्टेड टू नॉर्मल टैक्स थी सैलरी, वो 12 लाख आपने यहाँ पे मेंशन करनी है, जो आपने ऑलरेडी इनकम सोर्स में डिक्लेयर की थी अंडर सैलरी एड। और इसके अलावा अगर आपकी कोई भी किसी भी तरह के इन्फ्लोज हैं, गिफ्ट है, इनहेरिटेंस है, वो इन्फ्लोज आपने कैश में या बैंक में रसीद है तो उसकी डिटेल आपने यहाँ पे प्रॉपरली पंच करनी है। और अगर आपके कोई पर्सनल एक्सपेंसेस के आउटफ्लोज हैं उसकी डिटेल मेंशन करने के बाद आपने इसको रिकनसाइल करना है, तो आपका बैलेंस रिकन्सिलिएशन में सिफर होना चाहिए। उसके बाद आपने एक दफ़ा इंश्योर कर लेना है कि जो रिकॉर्ड आपने एफबीआर को प्रोवाइड किया है या जो डेटा आपने इंटर किया है वो प्रॉपर है। अगर वो प्रॉपर है तो उसको आपने यहाँ से वेरीफाई करना है। सबमिट के ऑप्शन के थ्रू जाके आपने सबमिट में जाएंगे तो आपसे वो पिन रिक्वायर करेगा, और पिन रिक्वायर करने के बाद आपने जब पिन प्रोवाइड करेंगे उसके बाद आपने अपनी रिटर्न को सबमिट कर देना है। अगर इस रिगार्डिंग सैलरी रिटर्न के रिगार्डिंग अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपको उसका प्रॉपर आंसर करूंगा। ये फॉर्म आपने सबमिट करने के बाद आपकी रिटर्न विद इन ड्यू डेट फाइल हो जाएगी। अगर आप 30 सितंबर से पहले फाइल करते हैं, कोशिश करेंगे अपनी रिटर्न को 30 सितंबर से पहले फाइनल करके उसको फाइल करें, ताकि आप ATL लिस्ट में रहें और आप फाइलर के जो भी बेनिफिट्स हैं उससे फ़ायदा उठा सकें।